क्षेत्र की माननीय विधायक श्रीमती रिंकी पांडे जी, मंच पर उपस्थित तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेतागण। तो मेरे पास लिस्ट नहीं कि कौन को लोग मंच पर, मैं इसलिए उनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे क्षमा करेंगे। तो सभी नेतागण और आज रविवार के दिन इस वर्चुअल रैली में नई तकनीक से जुड़ने वाले सभी कार्यकर्ता मित्रों, बहनों और भाइयों। आज जब हम इस वर्चुअल रैली में आपसे बातचीत कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं स्वर्गीय आनंद भूषण पांडे जी का स्मरण करना चाहूँगा, जिनकी दुखद मृत्यु हो गई थी बीमारी के कारण, और इसलिए मैं सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मित्रों, रिंकी पांडे जी ने कम समय में जिस तरह से क्षेत्र को संभाला है, मुझे इसकी कल्पना भी नहीं थी कि एक घर में रहने वाली महिला और मौका मिलने पर इतने बेहतरीन तरीके से अपने क्षेत्र को संभाल पाएगी। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने आनंद भूषण पांडे जी की कमी को और दूर कर दिया है, और वो जब उससे मिलती हैं तो अपने क्षेत्र की अनेक समस्याओं को लेकर और उनसे मुलाकात और अन्य मंत्रियों से भी मिलती रहती है। मेरे मित्रों, आप सबों को मालूम है कि ये जो कोविड है, इसने पूरी दुनिया को तबाह कर रखा है। और मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने समय रहते और लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था। अगर समय रहते लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया होता तो आज भारत में भी लाखों लोग मौत के शिकार हो गए होते मित्रों। लेकिन लंबे समय तक लॉकडाउन को जारी रखना संभव नहीं था, और इसे धीरे धीरे अधिकांश चीज़ों में छूट दे दी गई है, और जिसको कहते हैं अनलॉकडाउन 2, ये प्रारंभ हो गया है। अब केवल स्कूल, कॉलेज, मॉल, सिनेमाघर, धार्मिक राजनीतिक कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान, यही चीज़ें केवल और स्थगित हैं। बाकी सामान्य जनजीवन पहले के समान चलना प्रारंभ हो गया है। लेकिन मित्रों, हमको पहले जब लॉकडाउन में थे उसमें जितनी सतर्कता हमको बरतनी थी, उससे ज़्यादा सतर्क हमको अनलॉकडाउन के अंदर रहना है। क्योंकि पहले तो घरों में थे, अब सड़कों पर हैं, बाजार में हैं, अब तो इसलिए ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और देखिए, इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। हमको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। और उसमें सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तो चेहरे पर गमछी, तौलिया, मास्क आप अवश्य लगा कर चलें। और अगर जब आप कहीं इकट्ठा हों तो 2 गज की दूरी बना कर रखें। अभी आपने देखा कि अवधेश बाबू को कोरोना हो गया, अभी मेरी बात हुई उनसे 10 मिनट पूर्व। कोई लक्षण नहीं है, न बुखार, न खांसी, न कोई तकलीफ। लेकिन जब जांच कराई गई तो पाया गया कि पॉजिटिव है। उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनके पुत्रवधू, उनके एक और, तो यानी और इस समय 5 विधायक जो हैं वो संक्रमित हो चुके हैं। दूसरे मित्रों, डरने की जरूरत नहीं। अगर कोई संक्रमित भी हो गया तो 14 दिन में वो अपने आप ठीक हो जाता है। और अभी बिहार के अंदर जो रिकवरी रेट है वो 78% है। यानी अगर 100 लोग संक्रमित हुए तो 78 लोग तो बिना किसी इलाज के यूँ ही ठीक हो जाते हैं। और बाकी वैसे लोग जो उम्रदराज हैं, जिनको कोई अन्य बीमारी है, उसमें से कुछ लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, कुछ लोगों को आईसीयू में, और 100 में 1 आदमी से भी कम की मृत्यु होती है। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे सावधानी हटती जा रही है, और बाजार के अंदर लोग बिना मास्क लगाए और निकल रहे हैं। तो अगर हमारे कार्यकर्ता मास्क लगाकर निकलेंगे तो देखकर बाकी लोग भी प्रेरित होंगे। और आप भी लोगों से कहिए कि इस कोरोना का मुकाबला करने के लिए आप मास्क लगाकर चलें और दूरी बनाकर रखें। और मित्रों, ग्रामीण क्षेत्रों में जो मुखिया ग्राम पंचायत के, उनको बिहार सरकार के द्वारा 160 करोड़ रुपया दिया गया है, ताकि गांव के प्रत्येक गरीब को और वो 4 मास्क और 1 साबुन मुफ्त में वितरित कर सके। तो मैं चाहूँगा कि
भभुआ विधानसभा में जो ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ लोगों को मास्क नहीं मिला है, जहाँ साबुन का वितरण नहीं हुआ है, वहाँ मुखिया से बात कर और उसको पूरा कराने का काम करेंगे। मेरे मित्रों, पिछले दिनों भारत सरकार को पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाना पड़ा और आज ये राजद के लोग कहीं साइकिल रैली और कहीं तरह तरह का विरोध कर रहे हैं। लेकिन मैं राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के लोगों से जानना चाहता हूँ कि अगर भारत सरकार ने अगर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाया तो राजस्थान में तो आपकी सरकार है, पंजाब में तो कांग्रेस की सरकार है, बगल के झारखंड में तो झारखंड मुक्ति मोर्चा राजद कांग्रेस की सरकार है, वहाँ तो राष्ट्रीय जनता दल भी उस सरकार का एक घटक है। तो वहाँ पर पेट्रोल डीजल के दाम में क्यों वृद्धि की गई, पुडुचेरी में क्यों की गई, महाराष्ट्र में क्यों की गई? मेरे मित्रों, आपको मालूम है कि पेट्रोल और डीजल भारत में पैदा नहीं होता है। हमारी आवश्यकता का 80% जो पेट्रोल और डीजल और किरासन तेल या एलपीजी है वो भारत के बाहर से आता है। और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य उसकी वृद्धि होती है तो मजबूरन हमको भारत के अंदर भी और उसके मूल्य वृद्धि करनी पड़ती है। और मित्रों, इस पर जो टैक्स लगता है उस टैक्स से हम गरीबों की सेवा करते हैं। आज अगर गरीबों को 5 किलो चावल मुफ्त में मिला अप्रैल मई और जून 3 महीने का, तो उस चावल के लिए पैसा कहाँ से आया? यही पेट्रोल डीजल आदि पर जो टैक्स लगता है, उसी टैक्स के से जो पैसा आता है उसी से गरीबों की सेवा की जाती है। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। जो टैक्स से जो पैसा वसूलती है वो अपना पॉकेट भरने का काम नहीं करती है, लूट नहीं करती है, कोई घोटाला नहीं होता है। जो भी पैसा आता है पेट्रोल डीजल अन्य चीज़ों के टैक्स से, वो गरीबों की सेवा के अंदर खर्च किया जाता है। और मित्रों, भभुआ के लोगों को मालूम है कि जब लॉकडाउन लागू हुआ तो देश का गरीब सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, क्योंकि उद्योग धंधे बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, व्यवसाय बंद हो गए, तो लाखों लोग बेरोजगार हो गए। और मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो लोग बेरोजगार हो गए और जो चाहते थे कि हम कि एक बार घर आ जाए, घर आने का कोई रास्ता नहीं था, उन्होंने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलवाई, 1500 से ज़्यादा ट्रेनें चली और 21 लाख से ज़्यादा लोगों को उनके घर तक हम लोगों ने पहुंचाने का काम किया है। और भभुआ के लोगों को तो मालूम है कि जो बॉर्डर है यूपी का कर्मनासा, वहाँ से ट्रेन चलवाई हम लोगों ने कटिहार तक पहुंचाने के लिए, गया पटना पहुंचाने के लिए बसों का इंतजाम किया गया ताकि लोग अपने घरों तक पहुंच सके। अगर नरेंद्र मोदी जी ने मुफ्त ट्रेन की व्यवस्था नहीं की होती तो लाखों लोग अपने घर परिवार पहुंच नहीं पाते। इसलिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ऋणी हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुफ्त ट्रेन की व्यवस्था की। और मैं भभुआ के कार्यकर्ता, रोहतास के कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि लॉकडाउन के दौरान आप लोगों ने गरीबों के लिए मुफ्त राशन वितरण का काम किया, फूड पैकेट बनाकर लोगों को बांटने का काम किया, मास्क बनाकर लोगों के बीच वितरित करने का काम किया। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने वो प्रेजेंटेशन हो रहा था कि बिहार के लाखों कार्यकर्ताओं ने किस तरह से 3 महीने तक बिहार के गरीबों की सेवा करने का काम किया है। और मित्रों, जब लॉकडाउन लागू हुआ तो नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों की चिंता की और 3 महीने तक गरीबों को 5 किलो अनाज और मुफ्त भारत सरकार की ओर से, यानी 15 किलो अनाज प्रत्येक व्यक्ति को और भारत सरकार की ओर से और दिया गया। भभुआ के अंदर भी कोई गरीब बचा नहीं होगा जिसको 15 किलो चावल नहीं मिला होगा। और एक परिवार में अगर 4 लोग हैं तो 60 किलो चावल मुफ्त के अंदर, और जो पहले से मिलता था चावल और गेहूँ, 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल, उसके अतिरिक्त ये 5 किलो चावल मुफ्त में देने का काम हुआ। और मित्रों, बिहार के अंदर करीब 8 करोड़ 71 लाख लोगों को मुफ्त में 15 किलो चावल दिया गया है। और अब प्रधानमंत्री जी ने अगले 5 महीने के लिए मुफ्त खाद्यान्न देने का ऐलान किया है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में दशहरा है, दिवाली है, छठ है, एक लगातार पर्व त्योहार आ रहे हैं। तो कोई गरीब भूखा ना रहे, कोई ऐसा घर ना हो जिसके घर में चूल्हा न जले, कोई गरीब भूख से मरे नहीं,
प्रधानमंत्री जी ने उसकी चिंता की है। इसलिए अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, छठ तक हर एक आदमी को 25 किलो चावल और मुफ्त में मिलेगा। चावल हो या गेहूं भी हो सकता है, गेहूं चावल दोनों मिलाकर मिलेगा, तो 25 किलो मिलेगा खाद्यान्न मुफ्त में। और प्रत्येक परिवार को 5 किलो चना यानी 1 किलो चना प्रति माह ये प्रत्येक परिवार को दिया जाएगा। तो मेरे मित्रों, इसके पहले हम लोगों ने 3 महीना अरहर की दाल का वितरण किया था। आपको मालूम है कि अरहर की दाल की कीमत क्या है? 120 रुपये किलो है अरहर दाल की कीमत। और वह दाल बिहार के गरीबों को मुफ्त में अरहर की दाल दी गई। आगे आने वाले दिनों में चना देंगे। और जो बिहार को मुफ्त खाद्यान्न वितरित किया गया है, उस मुफ्त खाद्यान्न पर कुल मिलाकर करीब 13,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च आएगा। इसलिए मित्रों, जो गरीब है उसका खजाने पर सबसे पहला अधिकार है। और इसलिए हमारी सरकार ने गरीबों की चिंता की है। मुफ्त में उनको ट्रेन से पहुंचाया। उनके पीछे जो बाल बच्चे थे, परिवार थे, उनके लिए 3 महीना मुफ्त राशन का इंतजाम किया और आगे भी राशन का इंतजाम किया जा रहा है। और मित्रों, मुझे मालूम है कि बड़ी संख्या में आपके यहाँ ऐसे लोग होंगे जिनका राशन कार्ड नहीं बना होगा। लेकिन आपको मालूम है कि राज्य सरकार ने यह निर्देश दिया कि हम नए राशन कार्ड बनाएंगे। और बिहार के अंदर 23 लाख से ज़्यादा नए राशन कार्ड बनाए जा चुके हैं और उनके वितरण का काम प्रारंभ हो गया है। अगले 10 से 15 दिनों के अंदर ये राशन कार्ड के वितरण का काम प्रारंभ हो जाएगा। और मित्रों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कैमूर जिले में 34,415 लगभग 35,000 नए राशन कार्ड बनाए गए। कार्ड छपने में 2-4-5 दिन का समय लग सकता है। कुछ जगह वितरण प्रारंभ हो गया है, लेकिन 15 तारीख तक सभी जो 35,000 राशन कार्ड जो मैंने बताया, उसके वितरण का काम जो है ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद भी अगर कोई बचता है तो रिंकी जी, आपकी जिम्मेवारी है कि आप उन बचे हुए लोगों का राशन कार्ड बनवाइए। ये ध्यान रखिए कि डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डुप्लीकेट बनाने का प्रयास करेगा तो पकड़ा जाएगा। तो इसलिए आपका आधार नंबर होना चाहिए, बैंक खाता होना चाहिए, अन्य जानकारी होनी चाहिए। तो आरटीपीएस काउंटर पर जाकर वैसे लोगों का आवेदन अगर जमा करा देंगे तो पूरी जांच पड़ताल करने के बाद वैसे गरीब लोगों का और राशन कार्ड बन जाएगा। और जिनका नया राशन कार्ड बनेगा उन गरीबों को भी और मुफ्त में 5 महीने तक अनाज और सरकार की ओर से दिया जाएगा। तो मेरे मित्रों, इतना ही नहीं तो हमारी सरकार ने और जो हमारे जो महिलाएं थे जनधन खाताधारी, और बिहार में 2,38,00,000 महिलाएं हैं, 2,38,00,000 जिनका बैंक खाता खुला हुआ था। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उन सभी लोगों के खाते में 1,500 रुपया भेजने का काम किया है, ताकि एक और अनाज और दूसरी ओर उनके खाते में 1,500 रुपया। अब सोचिए कि 2,38,00,000 महिला, अगर एक महिला के परिवार में अगर 5 लोग होंगे तो बिहार में 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक ये पैसा पहुंच चुका है। और मैं तो दावा करता हूँ कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने मिलकर कोई ऐसा गरीब नहीं होगा बिहार में जिसके खाते में 3 से 4 हज़ार रुपया नहीं गया होगा। अलग अलग योजना का 3 से 4 हज़ार रुपया। और यहाँ तक कि हमारी बिहार सरकार ने भी जितने राशन कार्डधारी थे वैसे 1,51,00,000 लोगों के खाते में हम लोगों ने 1-1 हज़ार रुपया भेजने का काम किया है। और मित्रों, जब लॉकडाउन जारी था तो उस समय बिहार के बाहर जो लोग फंसे हुए थे अलग अलग शहरों के अंदर, उन लोगों को भी हम लोगों ने यहाँ से 1-1 हज़ार रुपया भेजने का काम किया है। और लगभग 20 लाख से ज़्यादा प्रवासी मजदूर जो अन्य राज्यों में लॉकडाउन में फंसे हुए थे, उनके खाते में भी हम लोगों की सरकार ने और पैसा भेजने का काम किया है। मित्रों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बिहार के अंदर करीब 85 लाख महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला था। तो लोग कहते थे कि गैस कनेक्शन तो मुफ्त मिल गया, लेकिन उनके सिलेंडर का क्या होगा। और मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा
उन्होंने 3 सिलेंडर मुफ्त देने का ऐलान किया था और 2 सिलेंडर का पैसा लोगों के खाते में भेज दिया। बड़ी संख्या में लोगों ने उस पैसे से गैस सिलेंडर खरीदने का काम किया है। लेकिन जो तीसरा सिलेंडर है वो पहले आपको खरीदना पड़ेगा, तब आपके खाते में पैसा जाएगा और उसके लिए अगला 5-6 महीने का समय दिया गया है। तो मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि जो मुफ्त गैस कनेक्शन जिनको मिला था, जिनका 2 सिलेंडर ख़त्म हो गया, उनको तीसरे सिलेंडर का पहले पैसा नहीं आएगा, बल्कि उनको पहले खरीदना पड़ेगा, तब उनके खाते में पैसा भारत सरकार भेजने का काम करेगी। मेरे मित्रों, जो बिहार में पेंशन, वृद्धावस्था पेंशनधारी है, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन, ऐसे लोगों की संख्या करीब 86 लाख है। ये ऐसे लोगों की संख्या और बिहार में करीब, और कुल मिलाकर ये 85 लाख से ज़्यादा और ऐसे लोगों की संख्या है। तो उन लोगों के खाते में भी हम लोगों ने 3 महीने का एडवांस भेजने का काम किया था। ये जो 85 लाख वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशनधारी हैं, इन सभी लोगों के खाते में और हमारी सरकार के द्वारा, और उनको 3 महीने का जो उनका पेंशन था वो हम लोगों ने अग्रिम भेजने का काम किया है। मित्रों, कक्षा 1 से लेकर 8 तक 1 करोड़ 8 लाख बच्चों के खाते में हम लोगों ने छात्रवृत्ति का पैसा भेजने का काम किया है और ये राशि है करीब 3,261 करोड़ रुपया। उसी प्रकार मित्रों, पिछले दिनों जब अतिवृष्टि हुई, ओलावृष्टि हुई, असमय वर्षा से और फसल बर्बाद हो गई, तो बिहार के अंदर 15 लाख से ज़्यादा किसानों के खाते में हम लोगों ने 500 करोड़ रुपये से ज़्यादा जो है और भेजने का काम किया है। और मित्रों, जो लोग बाहर से आए थे उन लोगों को हम लोगों ने ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर में रखने का काम किया। जो मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, जहाँ संक्रमण ज़्यादा था, उन शहरों से जो लोग आए उनको ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया और हम लोगों ने अच्छी से अच्छी व्यवस्था करने का प्रयास किया। उनको दोनों समय का भोजन मिल जाए, उनको जलपान मिले, उनको दरी, उनके लिए मच्छरदानी, उनके लिए साड़ी, धोती, लुंगी, ब्लाउज, गंजी, स्टील की थाली, प्लेट, कंघी, आईना से लेकर साबुन, ये कई तरह की चीज़ें वहाँ रहने वाले लोगों को हम लोगों ने मुफ्त में देने का काम किया। और जाते समय वो सामान लेकर जा सकते थे, लोग लेकर गए और जाते समय 1,000 रुपया प्रत्येक क्वारंटाइन में रहने वाले लोगों को हमारी सरकार की ओर से दिया गया है। मेरे मित्रों, मैं आपसे ये भी आग्रह करूंगा कि जो लोग क्वारंटाइन सेंटर में नहीं रह पाए, जो सीधे घर चले गए होम क्वारंटाइन में, उनको भी राज्य सरकार 1,000 रुपया देगी। तो वैसे लोगों की लिस्ट बनाकर, वैसे लोगों का आधार नंबर, उनका बैंक खाता और सारी जानकारी वगैरह इकट्ठा करके अगर जमा कर देंगे तो वैसे लोगों को भी राज्य सरकार की ओर से और 1,000 रुपया मिल जाएगा। मेरे मित्रों, भभुआ नगर में बड़ी संख्या में व्यापारी हैं जो 2 महीने तक जिनको अपनी दुकानों को बंद रखना पड़ा था। तो जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं या अगर कोई उद्योग धंधे होंगे आपके यहाँ ज़िले में, तो 2 महीना वो काम नहीं कर पाए, लेकिन उनको फिक्स चार्ज बिजली पर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर, दुकान वालों को, घर वालों को नहीं, दुकान वालों को एक फिक्स चार्ज देना पड़ता है। लेकिन मित्रों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार सरकार ने फिक्स चार्ज को, 2 महीने का जो फिक्स चार्ज था उसको माफ़ करने का और निर्णय लिया है। तो करीब 160 करोड़ रुपए की हमने मदद की है फिक्स चार्ज को माफ़ करके। साथ ही साथ आपके ज़िले में ट्रांसपोर्टर होंगे, ट्रक मालिक होंगे, बस मालिक होंगे, जिनको 3 महीने पर रोड टैक्स देना पड़ता है, परंतु इस कोविड के कारण वो रोड टैक्स का, उनकी गाड़ियाँ नहीं चली, फिर भी उनको रोड टैक्स देने की बाध्यता थी। तो हम लोगों ने उसमें भी रियायत दी है कि वो जो लोग अपना टैक्स 31 जुलाई तक जमा कर देंगे उनको 40% की रियायत दी जाएगी। अगर 100 रुपये का टैक्स था तो उनको केवल 40 से 60 रुपया देना पड़ेगा, उनको 40 रुपये से जो है और मुक्त कर दिया गया है। मेरे मित्रों, हम लोगों को आपने सेवा करने का मौका दिया और आज हम लोगों ने बिहार के अंदर गांव-गांव तक बिजली पहुंचा दिया। भभुआ विधानसभा में
शायद ही कोई घर होगा जहाँ बिजली नहीं पहुँची होगी। अगर किसी ने नहीं मांगा होगा, नहीं लिया होगा तो अलग बात, नहीं तो राज्य सरकार ने बिहार के हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया है। मुझे पता नहीं भभुआ में कितने घंटे बिजली रहती, लेकिन मेरा अनुमान है कि 22-24 घंटे बिजली कम से कम भभुआ शहर में जरूर रहती होगी, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी 18 से लेकर 22 घंटे बिजली रहती है। लेकिन मित्रों, याद कीजिए 15 साल पहले कभी लोगों ने सपने में सोचा भी था क्या कि बिजली आएगी, 24 घंटा बिजली होगी, घर घर बिजली पहुंचेगी। अब पूरे बिहार के अंदर हम लोगों ने बिजली पहुंचा दिया। अब हम खेती के लिए बिजली पहुंचा रहे हैं। खेती का लाइन अलग होगा और घर का लाइन अलग होगा। घर के लाइन से 24 घंटा बिजली, पंखे के लिए बिजली मिलेगी, और ट्यूबलाइट, एलईडी, पंखा, टीवी देखने के लिए। और खेती का जो लाइन अलग होगा उससे 8 घंटे उनको खेती के लिए, पटाने के लिए और बिजली मिलेगी। और मित्रों, अभी तक पूरे बिहार में 2 लाख से ज़्यादा किसानों को और बिजली पंप चलाने के लिए कनेक्शन दिया जा चुका है। मित्रों, अब डीजल से पंप चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब डीजल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि डीजल की तुलना में बिजली बहुत सस्ती है। अगर आपको 100 रुपये खर्च होता है डीजल से खेती करने में, तो बिजली से खेती करने में केवल 5 से 10 रुपये आपका खर्च होगा। और हमारी सरकार ने जो किसान बिजली से खेती करेंगे उनको एग्रीकल्चर फीडर के माध्यम से उनको केवल 65 पैसा प्रति यूनिट ही बिजली के बिल का भुगतान करना पड़ेगा। और जो लोग, जिन लोगों को अब तक कनेक्शन नहीं मिल पाया है, वो लोग आवेदन करें। आगे आने वाले दिनों में उन सभी लोगों को हम लोग बिजली का कनेक्शन भी उपलब्ध करा देंगे। और मित्रों, मुझे मालूम है कि कैमूर जिला कृषि प्रधान जिला है। यहाँ पर धान की बम्पर खेती होती है, अन्य फसलें भी बड़े पैमाने पर यहाँ पैदा होती हैं। और बिहार की सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अगर अगली बार सेवा करने का मौका मिला तो हम हर खेत तक पानी पहुँचाएंगे, यानी हर खेत तक बिजली पहुँचाएंगे। हर खेत तो बिजली तो पहुँच गई, हर खेत तक पानी पहुँचाएंगे। आज बहुत सारे खेत ऐसे जहाँ पानी नहीं पहुँच पाता है, कहीं नहर की व्यवस्था है, कहीं बोरिंग की व्यवस्था है, लेकिन पानी हर खेत तक पहुंच सके, इसके लिए जो भी योजना बनानी पड़ेगी, जो भी खर्च करना पड़ेगा। क्योंकि मित्रों, मुझे मालूम है कि बिहार कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ के लोग कृषि पर आधारित है। तो अगर कृषि की आमदनी बढ़ेगी तब किसानों की आमदनी बढ़ेगी। अगर खेती से आमदनी नहीं बढ़ेगी तो किसानों की आमदनी नहीं बढ़ेगी। तो इसलिए मित्रों, और जो मौका लगा, हम लोगों ने बिहार की सड़कों को बनाकर दिखलाया है। आज पटना से भभुआ पहुंचने में 4.5 घंटे, 4.5 घंटे में आप भभुआ पहुंच जाते हैं। और याद कीजिए, आज से 10 साल पहले भभुआ पहुंचने में कितना समय लगता था। अटल जी ने 4 लेन बनवा दिया, हम लोग की सरकार ने भी गांव गांव को सड़कों से जोड़ने का काम किया है। और आज बिहार में एक भी गांव नहीं बचेगा जो पक्की सड़क से नहीं जुड़ेगा। 80% गाँव को जोड़ दिया है, बाकी बचे हुए गाँव भी बहुत जल्दी जोड़ दिए जाएंगे। और मित्रों, अब केवल हम लोगों ने गांव को एक पक्की सड़क से नहीं जोड़ रहे, लेकिन अब गांव की जो गली और नली है उसको भी पक्का करने का काम प्रारंभ हो गया है। और वो अंतिम चरण में है। 70% काम लगभग पूरा हो गया नली गली का। और आपको ये भी मालूम है कि हम घरों में पीने का पानी पाइप से पहुंचा रहे हैं। एक जमाना था कि चापाकल चलता था, अब चापाकल बीते दिनों की बात हो जाएगी। जैसे लालटेन बीते दिनों की बात हो जाएगी, ये बात हो गई है, वैसे चापाकल ये बीते दिनों की बात हो जाएगी। और अब चापाकल की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे घर की औरतों को, बहनों को घर से निकलकर आधा किलोमीटर, 2 फरलांग पानी भरने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि पीने का पानी आपके घर में पाइप के द्वारा पहुंचाने की योजना चल रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द वो योजना जो है पूरी हो जाएगी और भभुआ विधानसभा के भी हर घर तक जो है और पानी पहुंच पाएगा। मेरे मित्रों, विषय तो बहुत है और बताने की जरूरत नहीं है 15 साल में कितना काम हुआ है। कोई ऐसा क्षेत्र का नाम बता दीजिए, चाहे वो शिक्षा हो। आज हमारे जो स्कूल हैं, हर पंचायत में हाई स्कूल नहीं था। हम लोगों ने निर्णय लिया कि हर ग्राम पंचायत में एक हाई स्कूल अवश्य होगा। और मैं भभुआ विधानसभा के लोगों को और रोहतास से ये कैमूर जिला के लोगों को बताना चाहूँगा
कि हर जहाँ पर जिस पंचायत में हाई स्कूल नहीं था वहाँ पर हाई स्कूल निर्माण करने का हम लोगों ने संकल्प लिया था। हाई स्कूल हम लोगों ने बना दिया है और जब भी कक्षाएं प्रारंभ होगी, जुलाई हो अगस्त हो, इस बार कैमूर के हर पंचायत में लोगों को 9वीं की पढ़ाई करने के लिए पंचायत के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि पंचायत में ही और लड़के लड़कियां 9वीं की पढ़ाई के लिए नामांकन करा सकेंगे। तो मेरे मित्रों, इतनी बातें कहने के लिए उन बातों का मैं जिक्र नहीं करूँगा, क्योंकि बिहार की जनता जानती है कि कौन लोग थे जिन्होंने वायदे को पूरा किया, जिन्होंने संकल्प को पूरा किया। मित्रों, हम लोगों ने हर वायदे को पूरा किया जो हम लोगों ने घोषणा की थी। और मित्रों, जो बचा खुचा काम है, आप अगली बार मौका देंगे तो बचे खुचे काम को हम लोग पूरा करके दिखलाएंगे। और से मित्रों, ये लड़ाई 15 साल बनाम 15 साल की लड़ाई है। आपने जिन लोगों को 15 साल मौका दिया उनको भी आपने देख लिया, और हम लोग को 15 साल मौका दिया, आपने हम लोग को भी देख लिया। आप तौल कर देखिए कि किन्होंने ज़्यादा काम किया, पहले 90 से 2005 वालों ने या 2005 से 2020 वालों ने। आपको परखना है, आपको तौलना है। और इसलिए हमारे पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को बताइए कि नरेंद्र मोदी केंद्र में हैं और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उस सरकार ने, ये डबल इंजन की सरकार ने, और किस तरह से काम करके दिखलाया है। तो मेरे मित्रों, रविवार के दिन भी आप इतनी बड़ी संख्या में इससे जुड़े हैं। और अंत में मैं गलवान वैली में, गलवान घाटी में हमारे जो 20 जवान शहीद हो गए, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मेरे मित्रों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 3 दिन पूर्व गलवान घाटी के पास 11,000 फीट की ऊंचाई पर गए थे जवानों से मिलने के लिए। उन्होंने जवानों को संबोधित किया। अस्पताल में गए, जो जवान घायल हो गए थे उनसे मिलने के लिए। तो मित्रों, ये शहादत बेकार नहीं जाएगी। और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हम जो लोग शहीद हुए हैं उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। और मुझे गर्व है कि ये बिहार रेजिमेंट सेंटर के 20 जवान थे जो शहीद हुए हैं। और यही बिहार रेजिमेंट सेंटर है जिसने 1857 में बाबू कुंवर सिंह का साथ दिया था। और उसी बिहार रेजिमेंट सेंटर के 5 जवान जो बिहार के रहने वाले थे, वो भी इसके अंदर शहीद हुए हैं। तो मेरे मित्रों, आपसे यही अपील करता हुआ कि चीन को सबक सिखाना है तो चीनी सामानों का बहिष्कार करना पड़ेगा। जहाँ तक संभव हो हम चीन में बने सामानों का कम से कम इस्तेमाल करें, ताकि हम एक नागरिक के नाते और चीन को एक हम चोट दे सके, हम प्रतिकार कर सके। तो मित्रों, मैं फिर से एक बार रिंकी पांडे जी को और पूरी जिले की टीम को, जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सबों को देख नहीं पा रहा हूँ, तो मैं सबों को अपनी बधाई और शुभकामना देता हुआ और एक विश्वास प्रकट करता हुआ कि अगले 5 साल सेवा करने का मौका मिलेगा तो और ज़्यादा काम करके दिखलाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।